क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि आज़ादी के ठीक बाद से हमारी सेना ने हमारे देश को शेक देने में, उसे गढ़ने में क्या भूमिका निभाई है? आज हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं, एक नई किताब के जरिए जिसका नाम है आज़ादी के बाद भारतीय सैन्य इतिहास। हम इसकी गहराइयों में उतरेंगे, ये समझेंगे कि लेखक ने इसे लिखने का बीड़ा क्यों उठाया और इससे कौन से सबसे ज़रूरी सबक हमें मिलते हैं। लेखक की शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। वो हमें सीधे एक फाइटर पायलट के कॉकपिट में ले जाते हैं और एक खास टैक्टिक की बात करते हैं, साइटर बर्स्ट। सोचिए, ये एक तरह का पहला फायर है जो दुश्मन की ताकत को, उसकी पोजीशन को आंकने के लिए किया जाता है। और ये किताब बिल्कुल यही काम करती है। ये भारतीय सैन्य इतिहास की एक दमदार पहली झलक देती है और आगे जो भी हम समझने वाले हैं उसके लिए एक जमीन तैयार करती है। तो आज हम किन किन पहलुओं पर गौर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे इतिहास के लिए लेखक का मिशन क्या है। फिर बात होगी हमारी सेनाओं के डीएनए की। उसके बाद हम देखेंगे एक राष्ट्र के तौर पर हमारे शुरुआती साल कैसे थे, संघर्षों से भरे। फिर सीमाओं के पार जो युद्ध हुए उनकी कहानी। और आखिर में जॉइंट मैनशिप की बहुत ही जरूरी अवधारणा को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के मिशन की। आखिर लेखक ने यह किताब लिखी क्यों? उनके 4 मुख्य उद्देश्य हैं और ये उद्देश्य ही हमें बताते हैं कि ये कहानी दुनिया के सामने लाना इतना जरूरी क्यों था। लेखक के ये 4 लक्ष्य वाकई बहुत दमदार हैं। देखिए, पहला तो ये कि युवा अपनी सैन्य विरासत को पहचाने। दूसरा, एक ऐसी कहानी बताई जाए जो आसानी से समझ आए, जो सिर्फ एक्सपर्ट्स तक सीमित ना रहे। तीसरा, सरकार पर भी एक तरह का दबाव बनाना कि जरूरी दस्तावेजों को आम लोगों के लिए खोला जाए, उन्हें डीक्लासिफाई किया जाए। और सबसे जरूरी बात, हम सबको प्रेरित करना कि हम अपने देश के संघर्षों के बारे में और पढ़ें। तो ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक आह्वान है, एक कॉल टू एक्शन है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं को आखिर कौन सी चीज प्रेरित करती है? उनका डीएनए क्या है? ये हिस्सा हमें सेना की आत्मा में ले जाता है, उसकी विरासत को, उसके ईथोस को और राष्ट्र निर्माण में उसकी क्या भूमिका रही है उसे करीब से दिखाता है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो हमारी सेना में गजब की प्रोफेशनलिज्म है, एक लंबी ऐतिहासिक विरासत है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। वे लोकतंत्र के रक्षक हैं जिन्होंने लगातार बलिदान दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ आज के आधुनिक संघर्षों के हिसाब से खुद को ढालने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही जटिल पहचान है। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए, साल है 1947। भारत को अभी अभी आज़ादी मिली है और आज़ादी मिलते ही वो चारों तरफ से चुनौतियों से घिर गया है। ये शुरुआती साल बेहद नाजुक थे और हमारी सेना ने देश के भविष्य को शेप देने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इस शुरुआती दौर को मुख्य रूप से 3 बड़ी घटनाओं ने परिभाषित किया। एक, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ एक बहुत कड़वा युद्ध। दूसरा, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतों को भारत संघ में मिलाने का वो मुश्किल काम। और आखिर में गोवा से पुर्तगालियों को बाहर निकालना। हर एक घटना राष्ट्र के लिए एक निर्णायक पल थी। सोचिए, देश का जन्म होते ही उसे सीधे युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। 1947 में पाकिस्तान समर्थित सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया। ये भारत का बैप्टिज्म बाय वॉर था, यानी आग से गुजरकर खुद को साबित करने की पहली परीक्षा। ये श्रीनगर को बचाने और एक बहुत ही नाजुक यूनियन को एक साथ रखने के लिए 1 साल से भी लंबा संघर्ष था। और जब कश्मीर में ये लड़ाई चल ही रही थी तो भारत के दिल में ठीक बीचों बीच एक और संकट खड़ा हो रहा था। हैदराबाद के शासक ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। सोचिए, देश के पेट में एक स्वतंत्र राज्य का खतरा। सरदार पटेल की वो निर्णायक सैन्य कार्रवाई, जिसे बाद में पुलिस एक्शन का नाम दिया गया, उसी ने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए सुरक्षित किया। फिर लगभग 1 दशक बाद सेना ने आखिरी औपनिवेशिक चौकी को भी आजाद करा लिया। ऑपरेशन विजय एक बहुत तेज,
त्रिसेवा सफलता थी जिसने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। लेकिन जब पूरा देश जश्न मना रहा था, ठीक उसी वक्त उत्तर में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक ऐसा खतरा जिसे नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ने वाला था। तो शुरुआती संघर्षों ने राष्ट्र को मजबूत तो किया, लेकिन 1960 का दशक एक नए और कई ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत थी। ये दौर था फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर्स का, और ये दशक भारतीय सेना के साहस और उसके रेजिलियंस की एक ऐसी परीक्षा लेने वाला था जैसी पहले कभी नहीं ली गई। और देखिए, एक दशक से भी कम समय के अंदर भारत 3 बड़े युद्धों से गुजरा। 1962 में चीन के खिलाफ एक विनाशकारी हार, 1965 में पाकिस्तान के साथ एक कड़ा मुकाबला जो एक तरह से स्टेलमेट पे खत्म हुआ, और फिर 1971 में एक ऐसी जबरदस्त जीत जिसने दुनिया का भूगोल ही बदल कर रख दिया। 1962 ये साल एक राष्ट्रीय आघात की तरह है। लेखक का तर्क है कि भारत ने चीन के इरादों को समझने में बहुत बड़ी भूल की। ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था, बल्कि ये चीन की अपनी फ्रंटियर्स को ताकत के दम पर सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा था, और हम इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर 3 साल बाद पाकिस्तान ने फिर कोशिश की। 1965 का युद्ध बहुत भीषण था और जमीनी तौर पर एक तरह का स्टेलमेट था, लेकिन लेखक इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखते हैं। और सवाल है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों को हासिल करने में पूरी तरह नाकाम रहा, और भारतीय सेना ने 1962 की हार की शर्म से उभरना शुरू कर दिया। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक जीत थी। और फिर आता है 1971, भारतीय सेना का सबसे शानदार पल, अ फाइनेस्ट आवर। एक लाइटनिंग कैंपेन में हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना ने एक साथ मिलकर एक क्लिनिकल डिस्प्ले ऑफ जॉइंट वॉर फाइटिंग किया। नतीजा, बांग्लादेश का जन्म हुआ और दुनिया ने देखा कि भारत एक ऐसी ताकत है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये हार से उठकर एक शानदार जीत तक का सफर था। पर यह किताब सिर्फ युद्धों का ब्यौरा नहीं है। इसकी असली खासियत इस बात में है कि ये इन घटनाओं का विश्लेषण कैसे करती है। लेखक हमें इन संघर्षों को समझने का एक नया नजरिया देते हैं, एक ऐसा ढांचा जो सैन्य सोच के केंद्र तक जाता है। और वो ढांचा जॉइंटमैनशिप नाम के कॉन्सेप्ट पर टिका है। ये है क्या? ये एक सीधा साधा विचार है जिसके नतीजे बहुत दमदार होते हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना का एक होकर एक एकीकृत बल के रूप में काम करना। जब ये तालमेल ठीक बैठता है, जैसा कि 1971 में हुआ था, तो परिणाम हैरान कर देने वाले हो सकते हैं। और यहाँ लेखक वाकई कुछ नया करते हैं। वो सिर्फ क्लॉज़ेविट्ज़ या सन त्ज़ू जैसे मशहूर रणनीतिकारों तक ही सीमित नहीं रहते। वो प्राचीन भारत की ओर मुड़ते हैं और कौटिल्य के रणनीतिक ज्ञान को आधुनिक युद्धों पर लागू करते हैं। ये इन संघर्षों को एक बिल्कुल अलग, एक खास भारतीय दृष्टिकोण से देखने का एक तरीका है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आती है। कोई भी राष्ट्र अपनी जीतों का जश्न मनाने में, उन्हें याद रखने में बहुत सहज होता है, लेकिन उन संघर्षों का क्या जो हार में या बिना किसी नतीजे के खत्म हुए? लेखक यही सवाल पूछते हैं, क्या हम 1962 की हार से उतना ही सीखते हैं जितना 1971 की जीत से? शायद सबसे जरूरी सबक हमारी सबसे बड़ी असफलताओं में ही छिपे होते हैं। और आखिर में लेखक हमें स्वामी विवेकानंद के एक बहुत ही प्रेरक विचार के साथ छोड़ते हैं। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, उस विचार पर जियो। शायद इस किताब का सार भी यही है। ये हमें एक चुनौती देती है कि हम अपने इतिहास को गंभीरता से लें, उससे सीखें और उस ज्ञान का इस्तेमाल एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए करें। ये सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये आगे के रास्ते के बारे में है।